तो वही किसने बनाए मुजस्समा वाली बात आ जाती है। मुझे नहीं लगता, मैं आज भी बोलता हूँ। बट एक चीज के लिए ना मैं गाड़ी को नहीं छोड़ सकता, क्योंकि मेरे हिसाब से गाड़ी अच्छी है। तो वहां पर उसको है ना, जैसे हल्के फुल्के गड्ढों में जाती हूँ तो ऐसे लगता है बड़े गड्ढे हैं वहां पे, थोड़ा सा है ना लगता है गाड़ी के अंदर बैठ गया, झटके ज्यादा लग रहे हैं पीछे वाले को। मतलब सस्पेंशन की तरफ आप बोलना चाह रहे हो कि थोड़ा सा काम हो सकता था। अच्छा अपनी गाड़ी चलाता हूँ। टाई सपोर्ट वगैरह दिखाना कितना है, ये देखिए आगे तो अच्छा है नो डाउट, बट वो चलिए ओके पीछे दिक्कत है अगर आपकी हाइट ज्यादा है। हाँ। और मैं तो कहूंगा कि देखो, अगर आपकी फैमिली कार एक ढूंढ रहे हो हाँ। तो फिर थोड़ी सी मुश्किलें हैं इस गाड़ी के साथ, क्योंकि वो पीछे इतना कंफर्ट नहीं आता। हाँ, तो वहां तक भी मुझे स्टेबिलिटी का कोई इशू आया नहीं गाड़ी के अंदर, तो स्टेबिलिटी में बहुत प्यारी गाड़ी, उसमें कोई डाउट नहीं है। हेलो दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है एक नई वीडियो के अंदर। भाइयों, आज हमारे बीच में मारुति सुजुकी इग्निस, एक ऐसा प्रोडक्ट जिसकी सेल बहुत कम हो रही है। और भाई सच बताऊं, आज की डेट में जो भी कोई इस गाड़ी को लेता है, मेरे मन में भर भर के सवाल आते हैं कि भाई ये ही गाड़ी क्यों चूज करी। क्योंकि मतलब पर्सनली सच बताऊं तो मुझे भी थोड़ी सी पसंद नहीं है, बट चलो पसंद होना ना होना एक अलग कहानी है। बट क्या ये गाड़ी वैल्यू फॉर मनी है या नहीं, इस पे बात करेंगे। क्या क्या इसके अंदर पॉजिटिव है, क्या क्या नेगेटिव है, सारी डिटेल्स में बात करेंगे। तो रवि भाई जी, बहुत बहुत स्वागत है आपको हमारे चैनल पे। कैसे हो आप? सभी को राम राम भाई। राम राम जी, राम राम। तो सबसे पहले तो ये बता दो यार, आपको इतनी अच्छी नॉलेज है, आप एक चैनल भी चला रहे हो यूट्यूब पे जो कि कार से रिलेटेड कंटेंट बनाते हो, तो इग्निस ही क्यों चूज करी? भाई मैं तो हमेशा अपनी वीडियोस में बोलता हूँ कि देखो गाड़ी बहुत है मार्केट में, बट आपके लिए क्या ठीक है ये आपको डिसाइड करने की जरूरत है। ठीक है, एग्रीड। अगर मेरी लोकेशन ऐसी है जहाँ मुझे गाड़ी को घुसाना निकालना बड़ा मुश्किल है ना, जहाँ मैं जाता हूँ आना जाना लगा रहता है, काफी कंजेस्टेड एरिया है, तो मैं वहाँ एक बड़ी गाड़ी लेके खुद को ही प्रॉब्लम में डालूंगा ना। बेनिफिट क्या है उस चीज का, है ना। या तो मेरे पास ये ऑप्शन हो कि भाई बस बाहर रोड पे चलना तो ठीक है बड़ी गाड़ी, तो एक मुझे छोटी गाड़ी चाहिए थी, तो इसलिए मैंने इसको कंसिडर किया। ठीक है, लेकिन छोटी गाड़ी में तो बहुत सारे ऑप्शन आते हैं ना। हाँ, बट उनके साथ एक छोटी गाड़ियों में और प्रॉब्लम आती है ना, अगर मैं K10 या वैगनार या फिर ऐसी गाड़ियां लेने जाऊंगा, है ना। एक सेकंड, मेरा पहला सवाल ये है कि कौन कौन सी गाड़ी देखी थी, पहले ये बता दो, उसी से थोड़ा सा एक समझ में आएगा लोगों को। देखो मेरे दिमाग में एक तो i10 नियोस चल रही थी, ठीक है। दूसरी तरफ एक वैगनार भी चल रही थी, बट i10 नियोस के अंदर क्या हो रहा था कि माइलेज निकल के इतनी अच्छी नहीं आती। दूसरी उसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है, जहाँ मेरा आना जाना लगा रहता है, वहां पे ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ा दिक्कत करती है। कि वो कहीं से आप देखते हो ना, इंडिया में कुछ भी चल रहा होता है कि लोगों ने अपनी गली के बाहर बढ़िया बढ़िया ब्रेकर बना दिए खुद से ही, है ना। तो वो गाड़ी जाते जाते, आपकी गाड़ी में 4 लोग बैठे हैं, सामान रखा है, वो गाड़ी नीचे टच हो जाती है, तो वो थोड़ा सा बम्पर वम्पर के लिए ठीक नहीं रहता। तो इस गाड़ी के अंदर वो समस्या नहीं आती, क्योंकि 180 mm की आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है। एग्रीड, है ना। वैगनार के साथ क्या हो रहा था कि वो 1 लीटर का इंजन उसमें आ रहा था, 3 सिलेंडर, है ना। और जो उसकी प्राइसिंग जो मुझे मिल रही थी ना वैगनार की, एक तो उसकी क्वालिटी भी हल्की हो जा रही, पावर भी कम हो जा रही थी मुझे, दूसरी तरफ इस गाड़ी में मुझे 1.2 का 4 सिलेंडर इंजन मिल रहा था। तो इसलिए मैंने इसको ऑप्ट किया, ना कि वैगनार को। और ये भी था ना कि अगर मुझे 1.2 का 4 सिलेंडर मिल जाएगा तो फ्यूचर में मैं सीएनजी लगा सकता था, जो मैंने अभी इसमें लगा ली है। आफ्टर मार्केट सीएनजी भी आपने लगाई? बिल्कुल, क्योंकि इसमें 4 सिलेंडर इंजन आता है, तो सीएनजी पे भी ज्यादा दिक्कतें बनती नहीं है। एग्जैक्टली। तो वैगनार आप है ना, अगर फैक्ट्री फिटेड लेते हो, देखो वो फिट एंड फिनिश मैच नहीं हो पाएगी। वो मैं हर किसी को बोलता हूँ कि कंपनी वाली फिट एंड फिनिश आपको आफ्टर मार्केट में नहीं मिलेगी, हमेशा याद रखो। बट अगर एक 3 सिलेंडर की इंजन की बात करोगे, वो 4 सिलेंडर आफ्टर मार्केट वाला ज्यादा ठीक चल जाएगा, ये मैं जानता हूँ। बिल्कुल, लेकिन मेरा सवाल यहाँ ये आता है, आप पहले ये बताइए कि इसमें सीएनजी जब लगवाई तो कितने टाइम बाद लगवाई थी? मैंने इसमें सीएनजी लगवाई तकरीबन 1-1.5 साल बाद। तो आपने ये नहीं सोचा कि यार जब नहीं ले रहा हूँ तभी सीएनजी फिटेड गाड़ी ले लूं, कंपनी से फिटेड आए? बिल्कुल यार, देखो मुझे ये गाड़ी है ना, यहाँ पर आती है बात कॉस्ट की, ये मुझे गाड़ी 5,30,000 रुपए की पड़ी। तो आप मुझे बताओ, एक सेकंड, कौन से ईयर में पड़ी थी आपको? 2021 में, 2021 2 नवंबर की सेल है इसकी गाड़ी की। ओके, ठीक है। तो यार 2 नवंबर 2021 में मैंने ये खरीदी थी। तो आप मुझे बताओ उस टाइम पे 5,30,000 रुपए में क्या मिल रहा था आपको सीएनजी के साथ? भाई सीएनजी के साथ तो ऑप्शन वैगनर जैसी गाड़ी शायद। वैगनार भी उस टाइम पे, मैं आपको कॉस्टिंग बताता हूँ, 6,40,000 या 6,30,000 रुपए की LXI पड़ रही थी शायद, 6,40,000 50,000 के समथिंग उस समय जी। ओके, तो ये कौन सा वेरिएंट है? ये वेरिएंट सिग्मा इसका बेस वेरिएंट है। बेस वेरिएंट है, ओके। तो आपका प्राइस एक रीजन रहा है इसको लेने का, कम प्राइस में मिल रही है? प्राइस भी है, देखो आपको प्रोडक्ट अच्छा मिल रहा है, ओके, ठीक है। इसके रियर के लुक्स ऐसे हैं गाड़ी के, तो वो ऐसा लगता है कि इंजीनियर्स ने आगे से काम करना स्टार्ट किया, साइड से काम अच्छा किया,
लास्ट में जाते जाते कह रहे चलो यार कर देते हैं जैसे मर्जी, है ना, करते हैं। हाँ, तो आप आगे से लुक देखोगे तो अच्छे लगेंगे, साइड से देखोगे तो बहुत यूनिक लुक आपको इसके देखने को मिलेंगे गाड़ी के। बिल्कुल। बट अगर जैसे ही पीछे जाओगे तो कहते यार ये क्या बना दिया, मेंढक सी लगती है पीछे से, है ना। हाँ, तो वही किसने बनाए मुजस्समा वाली बात आ जाती है। बिल्कुल तो बिल्कुल। बट रियर लुक्स एक अलग चीज है। देखो लुक्स ऐसी चीज है, वो सब्जेक्टिव है, हो सकता है कुछ लोग कहते हैं कि भैया ये अच्छा लगता है, लेने के बाद जबरदस्ती बोल लेते हैं अच्छा लगता, भाई मुझे नहीं लगता, मैं आज भी बोलता हूँ। बट एक चीज के लिए ना मैं गाड़ी को नहीं छोड़ सकता, क्योंकि मेरे हिसाब से गाड़ी अच्छी है, एक बढ़िया इंजन मिलता है, एक 180 mm की ग्राउंड क्लियरेंस गाड़ी के अंदर मिल जा रही है। ओके, तो आप एक बात बताओ, दिल्ली जैसी जगह में रह रहे हो तो ग्राउंड क्लियरेंस का इशू वहां भी आपको कहीं ना कहीं यार होता है? सिर्फ दिल्ली में नहीं चलता ना, मैं बागपत से बिलोंग करता हूँ, तो मेरा ओके। वहां पे भी हर हफ्ते 2 हफ्ते जाना रहता ही है जाना। ओके, तो वहाँ थोड़ा रूरल एरिया में चलते हो तो ग्राउंड बिल्कुल। क्लियरेंस की नीड है। हाँ। तो ये तो बात मैं कहीं ना कहीं मानता हूँ कि जो हुंडई की न्यूज़ आती है उसका 165 का का ग्राउंड क्लियरेंस है, और कहीं ना कहीं वो अड़ती है। ये मैं ये नहीं कहना चाहूंगा कि हर हमेशा ही अड़ रही होती है, बट कई जगह सर्टेन पॉइंट ऐसे आते हैं हाँ कि वो थोड़ा लग सा जाती है। तिरछी करके निकालनी पड़ती है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। आई एग्री ऑन दिस। ठीक है, तो अभी दूसरा उसमें माइलेज भी कंसर्न आ जाता है ना। अब बिल्कुल। जैसे ये गाड़ी मुझे 20 का 21 का माइलेज निकाल के दे देती है हाईवे पे, ओके, सिटी के अंदर 15-16 का दे देती है। ये पेट्रोल की बता रहे हो ना आप? हाँ, ये पेट्रोल की माइलेज बता रहा था मैं जब पेट्रोल पे चला रहा था। ओके, ठीक है, सीएनजी की माइलेज पे भी हम आ जाएंगे। हाँ, तो वो वाली एवरेज आपको i10 न्यूज़ में देखने के लिए नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी, नहीं ठीक है, मिलेगी। दूसरा हुंडई के साथ थोड़े से, अगर मैं मारुति वाली बात करूं तो भैया स्पेयर पार्ट्स आज भी सस्ते हैं हुंडई से, होंडा से। तो वो अब जब लोग नई गाड़ियां खरीदते हैं तब तो उन्हें पता नहीं चलता, जब वो पेड सर्विस की बारी आती है ना तब उन्हें पता चलता है कि सर्विस में जो कंपोनेंट डल रहे हैं उनके थोड़ी प्राइजी होते हैं वो मारुति के छोड़ के। नहीं, मैं भी एग्री करता हूँ, मैं तो खुद यूज कर रहा हूँ हुंडई, तो थोड़े से प्रोडक्ट महंगे हैं। हाँ, ठीक है, तो प्रोडक्ट्स की बात करें अभी तक, अच्छा पहले ये बताओ कि चल कितनी चुकी है ये चल चुकी है लगभग 29,000 समथिंग। तो कैसा एक्सपीरियंस आ रहा है आपका ओवरऑल? देखो ओवरऑल एक्सपीरियंस काफी अच्छा है। ओके, ठीक है, जो इसके जो अगर आप नेगेटिव मेरे से जानना चाह रहे हो, हाँ, तो नेगेटिव में मैं आपको चीजें बताता हूँ। जो इसका पॉजिटिव है ना 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस, वही इसका नेगेटिव भी बन जाता है, क्योंकि इसकी गाड़ी की आप हाइट देखोगे तो एक टोल बॉय वाला आपको डिजाइन मिल जाएगा, जिसके चलते हेड स्पेस अच्छा मिल जाता है गाड़ी के अंदर। ओके, बट होता है क्या है कि जब एक टोल बॉय डिजाइन आता है गाड़ी के अंदर, जैसे वैगनआर है, तो उसके अंदर आपको वैगनआर के अंदर हल्का सा बॉडी रोल देखने के लिए मिलता है जब आप हाई स्पीड पे उसको टर्न करेंगे। बिल्कुल। बट वो इसमें देखने के लिए नहीं मिलता। ओके, वहीं इसका नेगेटिव आता है कि इसका जो सस्पेंशन है वो थोड़ा स्टिफर साइड है। ओके, तो आपको अगर कोई पीछे आपकी गाड़ी में बैठा है तो एक तो अंडर थाई सपोर्ट वैसे ही कम हो जाता है, सीट थोड़ी कम हो जाती है पीछे वाली एरिया जाके, तो वहां पर उसको है ना जैसे हल्के फुल्के गड्ढों में जाते हैं तो ऐसे लगता है बड़े गड्ढे हैं वहां पे। थोड़ा सा है ना लगता है गाड़ी के अंदर बैठ गया, झटके ज्यादा लग रहे हैं पीछे वाले को। मतलब सस्पेंशन की तरफ आप बोलना चाह रहे हो कि थोड़ा सा काम हो सकता था, अच्छा बेहतर हो सकता था। हाँ देखो यार, वो अच्छा क्या ही हो सकता था कि अब वो अगर बॉडी रोल रोकेंगे तो वो आ जाएगा, क्योंकि वैगनआर के अंदर आपको इतना नहीं लगता जितना इग्निस के अंदर लगता है। ओके, है ना, टोल बॉय डिजाइन उसका भी है। ठीक है। फिर नेगेटिव इसका एक आ जाता है, मैं आपको बताऊं, कैमरा लेके एक बार आप मेरे पास आओगे तो आप इसको है ना यहाँ पे दिखाओ एक बार गाड़ी के। ये वाला जो एरिया ना, इधर वाला, ओके, ठीक है, इस एरिया में देखोगे आप तो यहाँ पर है ना, ये आराम से कोई दे सकते थे मोल्ड, इसके इनर पेंडिंग लाइनिंग वगैरह ओके, नहीं दी गई। ये नहीं कि बेस वेरिएंट लिया इसलिए नहीं मिली, ओके, टॉप ऑफ द लाइन लोगे उसमें भी नहीं मिलेगी आपको। तो है ना, इससे आपको दिक्कत क्या हो रही है? कि यहाँ पर जैसी गाड़ी गंदगी जाती है तो वो जम जाती है, तो वो अगर वो जमी रहेगी हम साफ नहीं करेंगे तो हाँ रस्टिंग का इशू आ ही जाएगा बाद में। हाँ, बाद ये में बात आप सही बोल रहे हो, रस्टिंग का प्रॉब्लम आ सकती है ना। ठीक है, तो एक ये 2 कमियां मुझे इसमें मेजरली लगती है। अच्छा, आपकी हाइट मैं देख पा रहा हूँ ठीक ठाक है, 6 फुट 5'11" मेरी हाइट है। तो आपको उस हिसाब से सीट छोटी नहीं लगती आपकी हाइट के हिसाब से? उसके हिसाब से मुझे ठीक लगती है, दोनों सीट बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है। आप भी बैठ के देखोगे कोई दिक्कत नहीं है आती आगे वाली सीटों पे। एक काम करते हैं, जब सामने है तो देख लेते हैं, आप अपनी हाइट के हिसाब से एडजस्ट एक मिनट बैठ के मैं आपको दिखा देता हूँ बैठ के। ये देखिए मैं कंफर्टेबली बैठा हूँ और मेरे पास मार्जिन इतने हैं कि मुझे, आप अपनी जैसे ड्राइविंग करते हैं उस पे अगर मैं उस पे करता हूँ तो ये देखिए, ये आप ऐसे चलाते हो? मैं लगभग इस यहाँ पर अपनी गाड़ी चलाता हूँ। हाई सपोर्ट वगैरह दिखाना कितना है? ये देखिए आगे तो अच्छा है, नो डाउट, बट वो पीछे हमें नहीं मिल पाता, पीछे अभी कुछ सामान पड़ा हुआ तो मैं आपको नहीं दिखा सकता। ओके, है ना, तो पीछे मतलब पीछे रियर सीट दिक्कत है एक्चुअली। ओके, पीछे दिक्कत है अगर आपकी हाइट ज्यादा है। और मैं तो कहूंगा कि देखो अगर आपकी फैमिली कार एक ढूंढ रहे हो तो फिर थोड़ी सी मुश्किलें हैं इस गाड़ी के साथ, क्योंकि वो पीछे इतना कंफर्ट नहीं आता। हाँ,
फैमिली कार इन द सेंस अगर आप सिटी की में चलते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके। सब बढ़िया है, फिर गाड़ी के अंदर कोई दिक्कत नहीं है। बाकी इसमें जो पावर विंडो मिलती है बेस वेरिएंट में, वो फ्रंट में मिलती है, पीछे नहीं मिलती। कुछ लोग हैं आफ्टर मार्केट कराते हैं उस चीज को, मैं रिकमेंड नहीं करता उस चीज को कराना। ओके ओके। अच्छा तो एक बात बताइए, सीएनजी पे क्या माइलेज दे रही है, क्योंकि सीएनजी आपने आफ्टर मार्केट लगवा रखी है। सीएनजी पे यार इसका माइलेज अगर देखो तो अब जो BS6 में अप्रूवल है ना, वो पहले जैसे 8 किलो के करीब सीएनजी आ जाती थी लोगों की, तो इसमें 7 7.5 किलो मैक्स आ पाती है। तो थोड़ी सी जो 60 लीटर वाला जो था ना सिलेंडर, पहले अप्रूव था, वो इसमें 55 लीटर्स का अप्रूव हो गया। तो उससे ½ kg का फर्क आ जाता है सीएनजी फिल कराते टाइम। तो आप इसको दूसरी गाड़ियों से जैसे कंपेयर नहीं कर सकते कि जिसमें 60 लीटर की कैपेसिटी। देखो वो तो जितना सिलेंडर का कैपेसिटी होगी उसके हिसाब से नहीं, लोग समझते हैं कि सिलेंडर यार एक सिलेंडर फुल इसका हुआ, एक सिलेंडर उसका हुआ, तो सेम समझ जाते हैं। वो नहीं, वो तो कैपेसिटी के हिसाब से होगा। 55 लीटर्स किसकी कैपेसिटी है नए वाले BS6 में जो अप्रूवल थी, मैंने अप्रूवल आने के बाद ही लगाया था इसमें सीएनजी। कौन सी किट लगी हुई है इसमें? लगी हुई है लवेटो की। उसी का अप्रूवल होगा आई एम श्योर, है ना? नहीं, लवेटो का भी था और मोटोजन का भी एक है। मोटोजन दो ही है ना अप्रूवल? हाँ, मिजो में भी अप्रूवल है इसकी। ओके। तो उन मैंने लवेटो ऑप्ट किया क्योंकि मुझे वही, मैंने पहले भी गाड़ी में सीएनजी लगाई हुई थी पहले वाली में। तो मुझे पता है कि ये लवेटो मेरे को कोई दिक्कत नहीं थी, तो मैं दोबारा इसलिए लवेटो में चला गया। अच्छा एक चीज, एवरेज जो आ रही है लगभग एक फिल्म में निकल के आ जाती है, लगा लो अगर आप हाईवे पे जा रहे हो तो 215, 20, 210 इसके अराउंड रहता है। कई बार प्रेशर थोड़ा ऊपर नीचे होता है तो उससे भी रहता है, तो 210 से 230 के बीच में वेरी कर रहा होता है। सिटी के अंदर 170, 180 इतना आप मान सकते हो। और ये दोनों जो माइलेज मैं आपको बता रहा हूँ ऑन एसी की, ऑन एसी बता रहे। तो अगर मैं ऐसे कैलकुलेट करूं तो 30 के आसपास माइलेज दे रही है सीएनजी पे हाईवेज पे? हाँ आप कह सकते हो 29 से 30 के बीच में। हाँ 29, 30 इस टाइप का आइडिया लगा सकते हो। ओके ओके। और लोकल में 25 का माइलेज दे रही है। हाँ तो देखो ये डिफरेंस हो जाता है। मेरी वाली गाड़ी लोकल में 20 का देती है सीएनजी पे, और हाईवे पे 24, 25, इससे ऊपर नहीं जाती है। दूसरा ये होता है ना यार, चेतन अभी 3 साल हुए हैं गाड़ी को। ओके, है ना, लगभग 3 साल भी नहीं हुए, अभी नवंबर में होंगे। तो वो थोड़ा सा रहता है नई गाड़ी माइलेज, वहां पर वोल्स वगैरह अच्छे चल रहे होते हैं तो एक अच्छे माइलेज निकाल के आपको। हाँ ये बात भी, स्टार्टिंग में तो मेरी भी अच्छा दे दी थी थोड़ा धीरे धीरे करके, धीरे धीरे आती है चीजें। अच्छा एक बात बताइए, जैसे बेस मॉडल है, बेस मॉडल की हेडलाइट्स कैसी थी? आई मीन कैसी हैं, चेंज कराई हैं या? हाँ ये चेंज हो रखी है एक्चुअली। ओके। इसमें प्रोजेक्टर हेडलैम्प डले हैं जो इसके टॉप ऑफ द लाइन में आते हैं। ये आपको जेटा में भी नहीं आते। सेकंड टॉप वेरिएंट जो है ये टॉप मॉडल की इसकी हेडलाइट्स हैं। ये मुझे कोई बंदा मिल गया था तो वहां से अरेंज हो गई थी ये लाइट्स। तो मतलब बेस मॉडल में हेडलाइट्स का थ्रो अच्छा नहीं है? बिल्कुल नहीं है। ठीक है। अगर आप हाईवे ड्राइव पे जा रहे हैं तो बिल्कुल नहीं है। ओके। और फॉग लैंप्स इसमें मैंने ऑप्ट कराए थे, ये कंपनी से कराए थे, क्योंकि मुझे फॉग लैंप के साथ कोई मजाक नहीं चाहिए, क्योंकि आप देखते हो फॉग लैंप बहुत बड़ा रीजन होता है आग लगने का, है ना, तो वो भी है। अब इसके लिए भी जो है देखो, मैं रिकमेंड नहीं करता किसी को कि आप ये लगवाओ, क्योंकि मैंने जहाँ से लगवाई वो बंदा एक स्किल्ड था, है ना, मैं उसको जानता हूँ, मुझे समझ में आता है उसका काम। अब क्या करते हैं लोग, कहीं भी जाके लगवा लेते हैं, पता चला उसने उसी की वायरिंग उसी में से निकाल दी, कुछ कर दिया, तो समझ में नहीं आता। अब इन लाइट्स को तकरीबन 1.5-2 साल हो गया लगे हुए, क्योंकि मैंने तकरीबन 5-6 महीने बाद ही ऑप्ट कर ली थी। मुझे समझ में आ गया था कि ये बात नहीं बनेगी। तो कुल मिलाकर आप ये सजेस्ट करना चाह रहे हो कि अगर आप हेडलैम्प चेंज कराना चाह रहे हो तो किसी स्किल्ड बंदे के पास जिसका आपको पता हो। बिल्कुल, ऐसा नहीं कि किसी के अननोन के पास जाओ। क्योंकि इनकी क्या है ना कि ये इसकी गाड़ी के अंदर एक और चीज है, इसमें प्रोजेक्टर हेडलैम्प तो है, बट ये इनबिल्ट एलईडी है इसके अंदर, तो बल्ब वगैरह कुछ नहीं आता इसके अंदर। ओके, है ना, तो इसकी एक सेपरेट वायरिंग निकलती है जो हायर वोल्ट्स में होती है। तो वो कई बार लोग होते हैं जो गाड़ी आपकी जो एग्जिस्टिंग वायरिंग है उसी में से फेल दी, वहाँ शॉर्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं आपकी गाड़ी में। ठीक है, तो आपने मेरे को अभी तो इसके 2 नेगेटिव्स बताए। एक हेडलैम्प्स अच्छा नहीं था, सस्पेंशन अच्छा नहीं था। सस्पेंशन में क्या तो अच्छा है, देखो वो काम कर रहा है अपना, बट वो कंफर्टेबल नहीं है जो पीछे लोग बैठ रहे हैं। ओके, रियर सीट का कंफर्ट भी अच्छा नहीं है, स्पेस भी थोड़ा कम है। 3 हो गए। और कुछ भी नेगेटिव्स है? नहीं यार, इसके अलावा मुझे और कोई नेगेटिव नहीं लगता इस गाड़ी का। वो लुक्स को लोग नेगेटिव में गिनने लग जाते हैं, नहीं, तो लुक्स तो सब्जेक्टिव है, उसे छोड़ देते हैं। ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, जो जिस प्राइस रेंज में गाड़ी आ रही है, आपको लगता है कि कोई भी कंपनी इतने फीचर्स के साथ जो भी फीचर्स दे रही है दे सकती है क्या? देखो, या दे रही हो, मुझे तो लगता नहीं है वैसे। इसका देखो, कंपनीज को हमेशा ऐसे समझो, कंपनी को देखो एज एन बिजनेसमैन। ओके, हमेशा जो गाड़ी आपको पसंद आएगी, है ना, जो जिसका मार्केट में चलन होगा, वो गाड़ी आपको हमेशा महंगी देखने को मिलेगी। उस गाड़ी के ऊपर आपको कभी डिस्काउंट देखने के लिए भी मिलेंगे। अगर आज इग्निस की सेल्स अप हो जाती हैं, लोगों का प्यार मिलने लग जाता है, तो कल को यही गाड़ी जो डिस्काउंट्स वगैरह के बाद आती है वो नहीं मिलेगी डिस्काउंट आपको देखने के लिए।
तो कहने का मतलब ये है आपका कि जिसकी सेल नहीं हो रही उस पर डिस्काउंट है हाँ देखो प्रोडक्ट, देखो कंपनी के ऊपर होते हैं प्रोडक्ट्स तो, है ना, आपकी नीड में क्या फिट बैठ रहा है। मैं तो हमेशा अपनी वीडियो में बोलता हूँ कि मैं भी आपको बता रहा हूँ, मैं गाड़ी के बारे में आपको पॉजिटिव नेगेटिव्स बता रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको लगता है कि यार ये नेगेटिव मेरे काम का है ही नहीं, अब जैसे मैं ज्यादातर गाड़ी में अकेला चलता हूँ, है ना, 2 लोग हो जाते हैं, 3 हम बहुत कम होते हैं गाड़ी में, है ना। मेरी मोम जो है वो काफी कम बैठती है गाड़ी में, उनको ज्यादा कंफर्टेबल, उन्हें गाड़ी की राइड लगती नहीं है, एज हो चुकी है उनकी अब। सही बात तो है। जब मेरी गाड़ी में बैठने ही 2 लोग हैं तो मुझे रियर सीटिंग का करना क्या है? बिल्कुल, है ना। मुझे एक माइलेज अच्छी मिल गई, मुझे एक इंजन एक अच्छा मिल गया, जो मैं ओवरटेक करता हूँ, मुझे भगानी होती है गाड़ी, मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है। सीएनजी पे भी गाड़ी ऐसी चल रही होती है कि पता ही नहीं चलता है कि ये पेट्रोल पे चल रही है, सीएनजी पे चल रही है। बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ। ये मैंने सीएनजी पे चलाई है, आपकी नहीं, किसी और की चलाई है मिलने वालों की, बट वाकई में ही ये गाड़ी जब आप ड्राइव करोगे सीएनजी पे तो फील ही नहीं होता कि पेट्रोल पे चल रही है या सीएनजी पे चल रही है। बहुत माइनर सा डिफरेंस है। बिल्कुल। ऐसा। और चेतन, मुझे ना छोटी छोटी चीजें चाहिए थी गाड़ी में अपने अंदर, मुझे कोई इतना कोई बड़ा कुछ नहीं चाहिए था। अब जैसे मुझे चाहिए था कि हेडलैम्प अच्छे हो, मुझे उनसे उम्मीदें थी, बट मुझे नहीं मिल पाया तो मुझे आफ्टर मार्केट कराने पड़े। ये फोग लैंप भी मैंने कंपनी से ही कराए थे, जो कि काफी महंगे पड़ गए थे मुझे उस टाइम पे। मार्केट में 1000-1200 रुपए में फोग लैंप लग जाते हैं, 4500-4800 रुपए के फोग लैंप लगे थे मुझे, ठीक है। और इसके बाद मैंने कोई ज्यादा मेजर वर्क करा नहीं रखा है गाड़ी। आप ये छोटा काम देखोगे तो ये इस टाइप की टेपिंग कराई हुई है, ये साइड मिरर्स मैंने ऐड कराए हुए हैं गाड़ी के अंदर, ये इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल फोल्डेबल दोनों है। ये आपने बाहर से कराए हैं? बाहर से कराए हुए हैं। क्या कॉस्ट आई थी, कुछ याद है? यार ये ना मैंने यूज्ड मार्केट से ऑप्ट कर लिया था। ओके। तो ये मेरे को 4-4.5 हजार रुपए में फिटिंग के साथ बैठ गए थे, ओरिजिनल स्विचिंग और वायरिंग के साथ। ओके, अच्छा चलो ये तो आपने पूरा बता दिया, आपने नेगेटिव्स भी बता दिए, ठीक है। 29,000 आपने गाड़ी चलाई है, ठीक है। 29,000 में क्या सर्विस कॉस्ट कितनी आ रही है, कुछ है? देखो यार चेतन, जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने सीएनजी में ऑप्ट करा ली, ठीक है। 4 सर्विस मैंने मारुति से इसकी कराई है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ठीक है, एंड फोर्थ। ओके, उसके बाद बाहर। और अब जो इसकी नेक्स्ट सर्विस आ रही है, मतलब जो इससे पहले सर्विस कराई थी वो मैंने मारुति से कराई थी, और अब जो मैं कराऊंगा वो बाहर से कराऊंगा। ओके, है ना, क्योंकि मेरी ये पहली गाड़ी तो है नहीं, ये मेरी 5वीं या 6ठी गाड़ी है जहाँ तक याद है मुझे। ओके, इससे पहले क्या यूज कर रहे थे आप? इससे पहले मेरे पास एक ऑल्टो थी, उससे पहले मेरे पास एक फिएट की गाड़ी थी, ओके, उससे पहले मेरे पास मारुति की एक गाड़ी थी। ओके, तो मारुति यूजर्स ही रहे हो मोस्टली? हाँ कह सकते हो आप, मेरे पास ज्यादा मारुति रही है। अच्छा, यहाँ पे एक सवाल आ रहा है निकल के कि मारुति ओनर्स जो है वो मारुति पे, मैंने बहुत ऐसे ओनर्स देखे जो मारुति चलाते आ रहे हैं ना, तो मारुति पे रहते हैं। ऐसा नहीं यार, आज के टाइम पे ना चेतन, मैं कहूंगा लोग बदल रहे हैं। जो बचपन से मारुति देख रहे हैं ना, उन्हें मारुति समझ में आ नहीं रही है कि यार वही सेम फील, वही ये सब कुछ, तो है ना। ये मेरे को भी लगता है कई बार, जो मेरे ऑल्टो में कंट्रोल लगे हुए थे वैसे कंट्रोल इसके अंदर है, एसी वगैरह के, है ना। तो वो बड़ा चेंज देखने के लिए नहीं मिलता, बट हाँ मुझे लगता है कि उस 5,30,000 रुपए में क्या ढूंढ सकते हो फिर आप। ये बात आपने एक, मैं कहीं ना कहीं मुझे लगता है आज की डेट में इसका अगर हम बेस मॉडल उठाएं तो 6 के आसपास है शायद, इससे ज्यादा। हाँ अगर आप ज्यादा नेगोशिएट कर लोगे तो शायद 580, 570। 580 में जो ये फीचर्स ऑफर कर देती है, नो डाउट हर मतलब कोई और गाड़ी ऑफर कर देगी, ये तो सच है। देखो कंपटीशन में फिर i10 नियोस आपको देखने के लिए मिल जाती है। अगर आप सेफ्टी सोच रहे हो तो आपको टियागो देखने के लिए मिल जाती है। बट टियागो जैसे कि वो टाटा का प्रोडक्ट है, तो मैं इतने लोगों से जब मिलता रहता हूँ, मेरे आपने ओनरशिप रिव्यूज भी देखे होंगे, आज सुबह का ही कमेंट है। अच्छा, है ना, उस बंदे ने मुझे लिखा, एक टाटा नेक्सॉन का मैंने रिव्यू किया हुआ था, उस बंदे ने लिखा कि आप सही कह रहे हो, मैंने 1 महीने पहले गाड़ी ली थी, उसका एसी खराब हो गया, बट इन्होंने 1 हफ्ते में चेंज कर दिया, पर ये नई गाड़ी में नहीं होना चाहिए। अब एक बार बताओ, जो नई गाड़ी, वो खुद कह रहा है यार कर दिया है, मान रहा है वो बात को कि ठीक कर दिया, रिसोल्व कर दिया इशू, है ना। बट एक बात बताओ चेतन, अगर आप नई गाड़ी खरीद रहे हो तो क्यों खरीद रहे हो? कि आपको वो पीस ऑफ माइंड रहे ना कि भाई मैंने नई गाड़ी ली है और मुझे अब खर्चा नहीं करना पड़ेगा कोई exactly. है ना। जो वो खर्चा नहीं, चलो खर्चा छोड़ दो यार, टाइम तो लग रहा है आपका, टाइम वेस्ट तो हो रहा है ना। अब आप सोचो नई गाड़ी ले ले, वहां पे वो टेक्नीशियंस खोल रहे हैं अपने हिसाब से, फिर मतलब, वो पैक कर रहे हैं, नहीं कर रहे ढंग से। मैंने भी अभी एक रिव्यू किया था, और एक नहीं, मैं बहुत रिव्यू कर चुका हूँ। मैंने एक चीज तो देखी है, टाटा ओनर्स थोड़े से कहीं ना कहीं माइंड में टेंशन रहती है कि अगर देखो प्रोडक्ट अच्छे हैं, लेकिन अगर कुछ खराबी आनी शुरू हो गई। जैसे मेरे से भी कुछ दिन पहले किसी ने कंसल्टेशन के लिए ट्राई किया था, तो जैसे हम फ्री कंसल्टेशन देते हैं अपने सब्सक्राइबर्स को कि आप मेल कर दो, आप हमें रिक्वायरमेंट बताओ, हम सजेस्ट करेंगे, आपके रिक्वायरमेंट में जो फिट बैठ रहा है आप ले सकते हो।
तो एक बंदे ने मुझे फोन किया कि सर नेक्सॉन के बारे में मैं सोच रहा हूँ। तो मैंने बताया कि देखो नेक्सॉन बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, मुझे भी लगता है। आप उसके लुक्स देखो, बिल्ड क्वालिटी देखो, आपको बहुत बढ़िया मिलेंगे। बट जहाँ बात आती है ना कि सर्विस बाद में उसके एक्सपीरियंस की, कि आपको ओनरशिप एक्सपीरियंस कैसा जा रहा है, तो वो बहुत ज्यादा मिक्स्ड है। आप जैसे हुंडई की आप ओनरशिप रिव्यू लोगे, मारुति की लोगे, होंडा की लोगे, तो वो है ना करीब जा रहे होते हैं काफी। बट ये यहाँ पर क्या होता है, कोई बोलता है यहाँ है, कोई बोलता है यहाँ पर है मतलब ना। मैं ये कहना चाहूंगा मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जिसका नेक्सॉन का एक्सपीरियंस 1.5 लाख किलोमीटर चला चुका है, बहुत अच्छा जा रहा है। मैं उसको भी जानता हूँ जिसने आज सुबह लिखा कि 1 महीने के अंदर सर एसी चेंज हो गया गाड़ी के अंदर। एग्रीड। इवन लोग मेरे को लिखते हैं कि भाई ये बंदा ना ढूंढ ढूंढ के नेगेटिव निकालता है टाटा की गाड़ियों में। तो नहीं भाई ऐसा नहीं है ऐसा भाई, नहीं है ना। टाटा में तो मतलब वो भाई यूजर बता रहा है ना मेरे हाँ। को। एक यूजर अगर 12 लाख रुपए लगा के, 12-13 लाख रुपए लगा के ये बोलता है ना कि भाई मुझे कुछ मतलब मैं सजेस्ट ही नहीं करूंगा किसी को, ना मैं खुद दोबारा लूंगा गाड़ी टाटा की। तो वहां पर ये वाला पॉइंट तो आता ना भाई यार, तुम उसका दर्द कैसे पकड़ोगे जिसने 12-13 लाख रुपए लगा दिए। 12-13 लाख इतने पैसे लगाने के बाद भी अगर पीस ऑफ माइंड नहीं है तो बिल्कुल फिर दिक्कत है। देखो मैं तो मानता हूँ इस बात को, मैं भी एग्री करता हूँ। तो कहीं ना कहीं मारुति की गाड़ी में, हुंडई की गाड़ी में, या फिर होंडा की गाड़ी में भी हम कह सकते हैं कि रिलायबिलिटी है, होंडा में ट्रस्ट तो है। देखो मैं ये कहता हूँ, मुझे लगता है कि होंडा को है ना, मतलब पता नहीं होंडा क्या कर रहा है इंडियन मार्केट में। देखो मैं सही बताऊं, पता नहीं क्या सोच रहे हैं कि अमेज सिटी और एलिवेट से क्या ही कर लेंगे इंडियन हाँ, कोई मार्केट में, हैचबैक गाड़ी नहीं है ला ना। रहे। हैचबैक नहीं है, ऑप्शंस नहीं है। हाँ। और ऐसा तो है नहीं उनके पास फंड्स की कमी है, गाड़ियां इतनी अच्छी है, उनके इंजन इतने रिलायबल हैं कि भाई 10-10 साल की वारंटी दे देते हैं वो अपने इंजन पे। तो पता नहीं कहाँ दिक्कत आ रही है उनको। खैर घूम के आते हैं गाड़ी पे ही काफी डिस्कशन हो गया। तो ओवरऑल अगर मैं आपसे ये पूछूं, रेटिंग पूछूं इस गाड़ी की, 10 में से कितनी रेटिंग देना चाहोगे? यार मैं 10 में से 8 इसको रेटिंग देना चाहूंगा। ओके। क्योंकि सस्पेंशन और रियर सेटिंग का जो है एक्सपीरियंस, वो अच्छा नहीं है। और ऐसा नहीं कि इसी वेरिएंट में नहीं है, इवन डेल्टा से जो वेरिएंट जिसमें इसके रियर हेडरेस्ट भी आने लगते हैं ना, वो भी जब अप होते हैं, क्योंकि वो पीछे मार्जिन इतना कम जाता है, वो पीछे ब्लाइंड स्पॉट बनने लगता है ओके रियर व्यू मिरर में। तो भाई बस आज की वीडियो में इतना ही था। भाई ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, जो भी इसके पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स थे भाई ने शेयर किए, और इससे आपको समझ में आ गया होगा कि इस गाड़ी की तरफ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो आज की वीडियो में इतना ही था। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जय श्री राम।